नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चाचा चौधरी की डाइजेस्ट 3 पढ़ रहे थे और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। और पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 54 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। तो इसके आगे की पहली स्टोरी है जिसका नाम है हाईजैकर। अरे भाई साहबू, कहाँ भागे जा रहे हो? एक रेलगाड़ी पटरी से नीचे उतर गई है। क्रेन आने में बहुत देर लगेगी, इसलिए स्टेशन मास्टर ने मुझे बुलवा भेजा है। गाड़ी पटरी पर रखकर अभी आता हूँ। अच्छा, मैं भी देखूं कि मेरे जिम में क्या काम है। अरे पतंगे राम, क्यों रो रहे हो? मुझसे ये पतंग नहीं उड़ रही है। धत तेरी की, इतनी सी बात, तुम करनी दो, हम पतंग उड़ाकर दिखाते हैं। छोड़ो। वाह, देखा, तुम्हारी पतंग अब आसमान को छू रही है। और तभी पतंग उन दोनों को साथ लिए उड़ने लगती है। ओह चाचा जी, हम जमीन से ऊपर उठे जा रहे हैं। हमारी पतंग हवाई जहाज में अटक गई है। अगर हम इतनी ऊंचाई से कूदते हैं तो हमारी हड्डी पसली एक नहीं बचेगी, इसलिए हम डोर के सहारे उस हवाई जहाज तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। अरे पायलट साहब, बड़ी मुश्किल से आपके जहाज तक पहुंचे हैं, जरा बटन दबाकर दरवाज़ा तो खोलिए। जहाज के अंदर कोई हिले नहीं, मैं जहाज को हाईजैक कर रहा हूं। तभी पीछे से ताड़ हाय, जहाज अगले हवाई अड्डे पर उतरता है। चलो, तुम्हारी पतंग की वजह से एक हाईजैकर पकड़ा गया। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं जिसका नाम है होली का रंग। अजी, मैंने सुना है कि तुमने ऐलान किया है कि जो कोई आज होली के दिन तुम पर रंग डाल देगा उसे तुम 100 रुपये इनाम दोगे। भगवान, तुमने ठीक सुना है। तो फिर ऊपर खुली छत पर कहाँ जा रहे हो? तुम्हें चाहिए कि कमरे में अंदर से सांकल लगाकर बैठो। भगवान, फिक्र की कोई बात नहीं है। उधर पलटू की नज़र चाचा चौधरी पर पड़ी। आज 100 रुपये हाथ आ गए। चाचा चौधरी को अभी रख देता हूँ। वो बेखबर छत पर बैठा है। लेकिन ऊपर जाओगे कैसे? नीचे से सीढ़ियाँ का दरवाज़ा बंद है। अजी, ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं, मैं यहीं से पिचकारी मारकर उसे रख देता हूँ। अरे, रंग उस तक नहीं पहुँचा और रंग ऊपर से नीचे गिरकर खुद उसको ही रंग दिया। अरे पलटू, तुम अपने ही रंग में रंग गए। मुझे अफसोस है कि मैं अभी नीचे आया। फिर भी मैं तुम्हारे हौसले की दाद देता हूँ। इतना ऊंचा होने पर भी तुमने रंग डालने की हिम्मत की। मैं तुमसे बेहद खुश हूँ। तुम्हारी पिचकारी का रंग तो खत्म हो गया होगा। ये लो, मैंने एक वाटर गन बनाई है। ये रंग से भरी है, इसे ले लो और होली खेलो। बेवकूफ़ कहीं का, रंग से भरी वाटर गन मुझे थमा गया। अब देखना उसकी जूती उसी का सर। चौधरी, तुमने रंग से भरी वाटर गन देकर भूल की है। अब मैं इसी से तुम्हें रंगता हूँ। तुम्हारे ऐलान के मुताबिक 100 रुपये तुमसे वसूल करता हूँ। तैयार हो जाओ। 1, 2 और 3। बौछार। ओह पलटू, ये वाटर गन मैंने तुम जैसे मूर्खों के लिए बनाई थी। इसमें से पानी आगे से नहीं, पीछे से निकलता है। लोग ठीक ही कहते हैं, चाहे दीवारों से टक्कर मार लो, लेकिन चाचा चौधरी से टक्कर ना लो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं जिसका नाम है जालसाजी की सजा। पौ, अरे धमाके, तुम जेल से कब छूट कर आए? अरे चाचा चौधरी, धमाका सिंह, तुम तो फटीचर थे। फिर ये सूट बूट, ये कार, ये ठाट पाट, मुझे आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। ये सब मेरे शौक की वजह से हुआ है। भाई शौक तो हमें भी है, लेकिन हमारी काया पलट नहीं हुई। तुम्हारा वो कैसा शौक है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का? मैं समझा नहीं। जिस तरह किसी को पान खाने का शौक होता है, किसी को गाना बजाने का, किसी को कविता करने का, उसी तरह मुझे दूसरों को बेवकूफ़ बनाने का शौक है। सुनो, ये कार मैंने कैसे हासिल की। एक बार मैं कहीं जा रहा था, एक जगह मैंने कार खड़ी देखी, मुझे ये पसंद आई। मैं कार के मालिक के पास गया। भाई साहब, क्या आप अपनी देसी कार मेरी नई इम्पोर्टेंट मर्सिडीज कार से बदलना चाहेंगे? क्यों मजाक कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। मैंने वो कार बर्लिन में खरीदी थी। जब उसे भारत लाया तो पिताजी ने कहा कि वो कोई विदेशी चीज़ घर में नहीं रखेंगे, इसलिए समस्या खड़ी हो गई। सौदा पक्का, तुम मेरी कार ले सकते हो। तुम तो मेरी कार में जा बैठे,
परंतु तुम्हारी इम्पोर्टेंट मर्सिडीज कार कहाँ है? उसे जेब से निकाल रहा हूँ। खिलौना, बात इम्पोर्टेंट मर्सिडीज की तय हुई थी, सो तुम इस पर मेड इन जर्मनी की मोहर देख सकते हो। कार के साइज का जिक्र कभी नहीं हुआ। अच्छा चलता हूँ, मुझे और भी काम है। इसी तरह मैंने अपने फटे पुराने कपड़ों के बदले में ये नया पैंट कोट लिया, जूते टाई और घड़ी भी हथिया लिए। ये तो धोखाधड़ी है। बस एक ही चीज की कमी है, रहने के लिए सुंदर सा मकान। धमाके, मेरा कहा मानो और ये जालसाजी छोड़ दो, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। अगर शान शौकत से रहना है तो चालाकी से काम लेना पड़ेगा। मेरे पास एक खिलौना है, इसके बदले में मैं अब सचमुच के आलिशान इमारत हथिया लूंगा। अच्छा चाचा चौधरी, बाय। अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम मुझे भव्य मकान में बैठा पाओगे। ये भवन सुंदर है, इसके मालिक से बात की जाए। कहो महाशय, अपने एक मंजिल भवन को मेरी 2 मंजिल इमारत से बदलोगे? जाओ, मेरा समय बर्बाद ना करो। देखते नहीं, मैं चीनी फिलोसफर कन्फ्यूशियस की किताब पढ़ रहा हूँ। कन्फ्यूशियस की किताब तो तुम बाद में भी पढ़ सकते हो, मगर 2 मंजिला मकान पाने का चांस अगर हाथ से निकल गया तो दोबारा नहीं आएगा। सच कह रहे हो? बिल्कुल। तो फिर आगे के दरवाजे से अंदर आ जाओ, काम बन गया। रहने के लिए इस भवन से बेहतर और कहाँ होगा। मैं इस भवन का नाम लिख रहा हूँ, देखते जाओ। पेंटर साहब, अब तो मैंने इसी भवन में रहना है, कभी भी देख लूँगा। मैं अंदर चलता हूँ, आप अपना काम जारी रखो। बड़े अजीब अजीब लोग आते हैं यहाँ, आखिर आए भी क्यों ना। ये कार तो धमाके की है, वो यहीं कहीं होगा। चाचा चौधरी, मुझे बचाओ। क्यों धमाके? क्या रहने के लिए तुझे भवन नहीं मिला? मिला, फिर रो क्यों रहे हो? इस भवन में अपनी मर्जी से अंदर आ तो सकते हैं, मगर मर्जी से जा नहीं सकते। मैं फंस गया, मुझे निकालो, मेरी तौबा। 1 मिनट, मैं आगे जाकर देखता हूँ भवन है क्या। पागल खाना। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है कच्चे चोर। मोहल्ले के सारे घरों में टीवी आ गया है, एक मैं ही ऐसी बदनसीब हूँ जिसके घर में ना टीवी है ना रेडियो। अरे तू घबराती क्यों है? उधर तूने हुक्म दिया, इधर मैं टीवी लेकर हाजिर हुआ टेलीविज़न के शॉप पर। हाँ भाई, मुझे एक बड़ी स्क्रीन वाला टीवी चाहिए। वो आपके सामने रखा है। क्यों भाई, उससे भी बड़ी स्क्रीन वाला कोई सेट नहीं है? चाचा जी, लगता है आप टीवी नहीं सिनेमा हॉल खरीदने निकले हैं। अच्छा भाई, इसे पैक कर दो, अभी लो। अरे लोटन, मैं ये ट्रांसमीटर सुनते सुनते बोर हो गया हूँ। वो देखो, चाचा चौधरी नया टीवी खरीद कर ला रहा है। फिर देर किस बात की, मौका मिलती है उसका टीवी गायब कर दो। मैंने कहा, जब आप गए हुए थे तो पड़ोसी हमें चाय पर बुला गया है, तो फिर चलो, अभी कोई ज़्यादा देर नहीं हुई, टीवी हम शाम को देखेंगे। अरे लोटन, वो चाचा चौधरी और चाची जा रहे हैं, घर खाली है, यही मौका है। चलो, ये भी अच्छा है कि चाचा चौधरी घर को ताला नहीं लगाता। वो समझता है कि उसके घर में कोई चोरी नहीं कर सकता। भागो, आज शाम को अपने घर पर बैठकर चित्रहार देखेंगे। अजी देखो, वे चोर अपने पीछे से अपना टीवी उठाकर भागे जा रहे हैं। चलो, अच्छा हुआ, जल्दी में वे चोर अपना ट्रांसमीटर यही छोड़ गए। तुम भी अजीब आदमी हो, 5,000 का टीवी जाने का गम नहीं और 100 रुपये का ट्रांसमीटर पाकर खुश हो रहे हो। अपना टीवी उस कमरे में पड़ा है, चोर सिर्फ उसी का डब्बा लेकर गए हैं जिसे मैंने रद्दी भर दी थी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है खोई भैंस। साबू, जरा देखना दूर से कौन आ रहा है। चाचा जी, वो अपना ग्वाला माधो है। क्यों भाई माधो, तू आज दूध देने क्यों नहीं आया? चाचा जी, रात को कोई मेरी भैंस चुरा कर दे गया। मैं आया हूँ, आप मेरी भैंस ढूंढ कर ला दें। अरे पागल हो क्या है क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल ने चाचा जी को विश्व की समस्याओं पर परामर्श करने के लिए बुलाया है, वहां पर जाने वाले हैं। चाचा जी, अगर आप गरीबों की मदद नहीं करेंगे तो इस दुनिया में गरीबों का क्या हाल होगा? ठीक है साबू, हम संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल से मिलने बाद में जाएंगे। पहले माधो की भैंस ढूंढ कर लाएंगे और चाचा चौधरी भैंस को खोज निकालने के लिए चल दिए। शहर के एक कोने पर सस्ती भैंस लो, दाम सिर्फ 300 रुपये। इतनी सस्ती भैंस? जरूर ये चोरी की है। अरे भाई, मेरे दोस्त साबू को एक भैंस चाहिए, लेकिन मेरे पास नगद दाम नहीं है। अरे चेक ही दे दो, मैं अभी जाकर बैंक से भुना लाऊंगा। ये लो 300 रुपये का जुपिटर बैंक का चेक। थैंक यू मिस्टर साबू।
हाँ, यही है मेरी भैंस। चाचा जी, आपका लाख लाख का धन्यवाद। उधर, अरे भाई साहब, ये जुपिटर बैंक कहाँ है? मुझे चेक भुनाना है। क्या ये चेक तुम्हें साबू ने दिया है? हाँ, तो फिर इसे भुनाने के लिए तुम्हें अब 10 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा। साबू जुपिटर ग्रह का वासी है और ये बैंक वहीं पर है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है कीमती हार। उस महिला ने कितना कीमती हार पहन रखा है, उसकी कीमत जरूर 10,000 से ऊपर होगी। जरा भी बोली तो ये छुरा घोंप दूंगा। लाओ इधर ये हार। बचाओ बचाओ, वो बदमाश मेरा सोने का हार छीनकर भाग गया। फिक्र मत करो, मैं अभी उस बदमाश को पकड़ कर लाता हूँ। अरे बाप रे, पुलिस! अरे आज दशहरा है, तभी तो कारीगर रावण का ये सिर छोड़कर खाना खाने चले गए हैं। शायद वे 1 घंटे बाद आकर इसे रावण के धड़ के साथ लगवाएंगे। तब तक के लिए क्यों ना मैं इसके नीचे छुप जाऊं। जब वो हवलदार चला जाएगा तो मैं बाहर आ जाऊंगा। अरे वो बदमाश एकाएक कहाँ गायब हो गया? थोड़ी दूर पर। बच्चों पीछे हट जाओ, अब मैं रॉकेट को आग लगाने लगा हूं। सर, वाह, भड़ाम, आग, बचाओ! अरे तू बदमाश यहाँ छुपा था? उस महिला का हार लौटा और फिर चल मेरे साथ कोतवाली को। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मटर पुलाव। चाचा जी, मटर पुलाव खाने को दिल कर रहा है। साबू, अगर कुछ खाना है तो हमें घर की तरफ चलना चाहिए। घर चलते हैं, वहाँ तेरी चाची गर्मा गर्म हमें मटर पुलाव बनाकर खिलाएगी। तो फिर हमें जल्दी पहुँचना चाहिए क्योंकि मुझे बड़ी भूख लगी है। लो हम पहुँच गए। अरे भाग्यवान, आज हमारा मटर पुलाव खाने को दिल कर रहा है। मुंह उठाया और आ गए मटर पुलाव खाने। घर में चावल का एक दाना भी नहीं है और गैस भी खत्म है। इस समय खाने को कुछ नहीं मिल सकता, समझे? लेकिन मुझे और साबू को बड़ी भूख लगी है। देखो, अगर मटर पुलाव खाना है तो 10 किलो चावल, 5 किलो हरे मटर, ईंधन और घी लाना होगा। इनमें से अगर कोई चीज़ ना आई तो मटर पुलाव नहीं बन सकता। चल भाई साबू, इन चीज़ों का कहीं से इंतजाम करें। भूख इतनी तेज लगी है, अगर इस समय सूखे चने भी खाने को मिल जाते तो उन्हें मेवा समझता। सेठ दमकल दास, माना कि तुम्हारे दोस्त लालगनी का परिवार खाने पर आ रहा है और तुमने मटर पुलाव इतना बनवा लिया है जैसे कोई बारात जीमने आ रही है। सेठानी, लालगनी का परिवार किसी क्रिकेट टीम से कम नहीं है और वे खाते भी दिल खोलकर हैं, इसलिए इतना खाना उनके लिए बनाना मुनासिब है। ट्रेन ट्रेन, मैंने टेलीफोन सुनकर आया। हेलो, क्यों? लालगनी का टेलीफोन था। कह रहा था कि अचानक काम पड़ जाने की वजह से आज उसका परिवार खाने पर नहीं आ सकेगा। इतने सारे मटर पुलाव का क्या करेंगे? खाना फेंकना ठीक नहीं है, कहीं दूसरे खाने वाले को घेर कर लाता हूँ। ये दो ही दर्जनों के बराबर खाने वाले लगते हैं। महानुभाव, मेरे यहाँ स्वादिष्ट मटर पुलाव बना है मगर कोई खाने वाला नहीं मिल रहा। अगर आप दोनों मेरे मेहमान बने तो बड़ा एहसान होगा। ईश्वर तेरी अजब लीला है, कहीं खाने वाले हैं तो खाना नहीं, कहीं खाना है तो खाने वाले नहीं। चल साबू, आज सेठ जी के यहाँ ही मटर पुलाव खाया जाए। अंदर आ जाइए, मेरा साथी बाहर ही रहेगा। लो तुम वही खाओ। अंदर, वाह सचमुच स्वादिष्ट है। बाहर, आखिर ईश्वर ने सुन ही ली। पास ही, बस नोक, मेरी नाक में मटर पुलाव की खुशबू आ रही है। जिखो, करीब ही एक लंबा आदमी वो खा रहा है, मेरे हाथ में बंदूक, और फिर वो बदतमीजी से अकेला खाया जा रहा है। मैं उससे वो छीन कर लाता हूँ। क्या तुम मटर पुलाव खा रहे हो ना? हाँ, बड़ा जायकेदार है। वो पूरा बर्तन मेरे हवाले कर दो। 1 मिनट ठहरो, जल्दी। लो, टन। साबू, मैंने बर्तन गिरने की आवाज़ सुनी। बर्तन गिरा तो था पर किसी के सिर पर, लेकिन तुम्हारा मटर पुलाव वो मैं खा चुका था। इसे हटाओ। लो, बाप रे, मेरी गर्दन टूट गई। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है ओलंपिक में। चाचा जी, क्या आप मॉस्को में ओलंपिक देखने आया है? नहीं, हम खेलों में भाग लेने आए हैं। एक गंवार और दूसरा लंबू, भला ये खेलों में क्या कुछ दिखाएंगे दूसरे दिन। चल भाई साबू, आज से ओलंपिक खेल शुरू हो रहे हैं। ओलंपिक परेड, वाह वाह। बॉक्सिंग का सेमीफाइनल। ओह, आज अब फाइनल कांगो के जुलू और भारत के साबू के बीच होगा। फाइनल, ओह, नॉकआउट, धड़ाम। साबू,
तुमने तो जुलू को दर्शकों में फेंक दिया। अभी तो उल्टे हाथ का मुक्का पड़ा है। अगर सीधे का पड़ता तो स्टेडियम के बाहर दिखाई देता। निशानेबाजी का मुकाबला। ठाएं। सामने से निशाना लगाना बच्चों का खेल है। मैं शीशे में देखकर निशाना लगाऊंगा। तर तर तर। बाप रे, क्या अचूक निशानेबाजी है चाचा चौधरी की। मैराथन दौड़। अरे वो लंबू कहाँ है? मैंने उसे नींद की गोलियां देकर सुला दिया है। अरे उधर मैराथन दौड़ शुरू हो गई और मैं यहाँ सोता रहा। जय बजरंगबली। साबू, काफी गोल्ड मेडल इकट्ठे हो गए हैं। चलो अब अपने देश चलें। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है पागल सांड। अरे साबू, एकदम उठकर कहाँ चल दिया? चाचा जी, बैठे बैठे आलस आने लगा था। सोचा 10-15 मील की सैर कर आऊं। जल्दी लौट कर आना। चाची तेरे लिए रबड़ी बना रही है। बेफिक्र रहो चाचा जी, मिनटों में लौटता हूँ। थोड़ी दूर पर। अरे रुल्दू, ये भैंसा क्यों बंद कर रखा है? ये पागल भैंसा है। जब साबू इधर से निकलेगा तो मैं इसे खोल दूंगा। फिर देखना तमाशा। आगे आगे साबू होगा, पीछे पीछे भैंसा। लो रुल्दू, जैसे तुम्हारे मुंह की बात पूरी हो गई। वो आ रहा है साबू। चल मेरे पट्टे, टूट पड़ उस साबू पर। ओह खूंखार भैंसा। वो देखो, जो कल तक बड़ा पहलवान बना फिरता था, भैंसे से जान बचाने के लिए बकरी बना भाग रहा है। धड़ाक। ओह बच गए। अब मेरी बारी है। साबू ने भैंसे को पूरी ताकत से घुमाया और छोड़ दिया। धड़ाम। हाय, मर गया। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है रद्दी। अरे अखबार की इतनी रद्दी इकट्ठी हो गई है, किसी कबाड़ी को क्यों नहीं दे देते? ओफो, तो चैन से बैठने नहीं देगी। काफी दिनों से कोई कबाड़ी इधर से नहीं गुजरा, इसलिए ये रद्दी इकट्ठी हो गई है। तुम इसे नत्थु कबाड़ी को क्यों नहीं दे आते? जो पैसे आएंगे उससे मैटिनी शो देखने चलेंगे। वाह चाची, रद्दी की गठरी बांध दो। और रद्दी की गठरी को लेकर नत्थु कबाड़ी की दुकान की तरफ चल दिए। नत्थु कबाड़ी की दुकान की पिछली गली। अरे छोटन, आज नत्थु कबाड़ी की दुकान पर धावा बोला जाए। नत्थु कबाड़ी, बांध दो इसे कुर्सी से। अब मजे से जो चाहे उठा लो। ये टीवी मुझे नया लगता है। चलो इसी को कपड़े में लपेट कर ले चलते हैं। भागो भागो। टीवी मास्टर, गठरी नीचे रखकर जरा आराम कर लो। अरे छोटन, तुम्हारी सांस फूल रही है, टीवी नीचे कर कर जरा सुस्ता लो। अच्छा चाचा जी, अब चलें, उठाओ अपनी गठरी। नत्थु कबाड़ी की दुकान पर। अरे तुम्हारा ये हाल किसने किया? अरे वे चोर मेरा टीवी ले गए। फिक्र मत करो, पहले हमारी रद्दी खरीदो, फिर हम उन्हें देख लेंगे गठरी खोलने पर। अरे यही तो है मेरा टीवी, शाबाश। उधर। अरे छोटन, मुकाम आ गया, टीवी खोलो। और उसे खोलते ही उसे रद्दी मिली। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है रेल दुर्घटना बची। चाचा चौधरी, साबू और दीपू एक दिन घूमने निकले। चाचा जी, इधर किधर जा रहे हो? उधर रेलवे पुल है, बहुत दिनों से उधर नहीं गया, आज उधर ही चलते हैं। अच्छा दीपू, यहाँ मेरा दोस्त सिग्नल मैन कल्लू रहता है, मैं जरा उससे गपशप मारा हूँ। आप उधर जाओ, मैं यहाँ खेलूंगा। पुल की इन पटरियों पर दौड़ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब मैं खेल चुकूंगा तो आपके पास आ जाऊंगा। आप साबू को भी अपने साथ ले जाओ। वाह मजा आ गया। गिनना चाहिए कितनी पटरियां हैं, 1 2 3 4। उधर चाचा चौधरी अपने दोस्त कल्लू के पास जाते हैं। कहो भाई कल्लू, क्या हालचाल है? ठीक हो चाचा जी, अपना काम तो हर रोज गाड़ियों का आना जाना देखना है। इस 20 साल की नौकरी में न जाने कितनी रेलगाड़ियां मेरी आंखों के सामने से गुजर गई। अच्छा, अब कौन सी गाड़ी आ रही है? पंजाब मेल, वो देखो, उसके लिए मैंने सिग्नल दे दिया है। तभी दीपू दौड़ता हुआ आता है। चाचा जी, उधर एक जगह से रेल की पटरी टूटी हुई है। किधर? आओ मेरे साथ। ये देखो, बाप रे, उधर से पंजाब मेल आ गई। अगर ये रुकी नहीं तो सारी गाड़ी पुल के नीचे नदी में गिर जाएगी और सैकड़ों लोग मारे जाएंगे। तुमने जो सिग्नल डाउन किया था, दौड़कर उसे फिर से अप कर दो, गाड़ी रुक जाएगी। जब तक मैं सिग्नल नियंत्रण तक पहुंचूंगा, पंजाब मेल पुल पर पहुंच जाएगी। ओह, अब मैं क्या करूं? फिक्र मत करो साबू, जाओ और देखो गाड़ी सुरक्षित पुल पार कर जाए। जय बजरंगबली। साबू अपनी ताकत से दोनों टेढ़ी पटरियों को सीधा करता है और फिर जिस जगह से गडर टूट गए थे वहां खुद खड़ा हो जाता है। तभी गाड़ी आती है। शाबाश साबू, गाड़ी सुरक्षित गुजर गई। अब आ जाओ साबू, आज तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है।
तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है रानी सैनीब। दूर एक टापू कोलामसर में। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं रानी सैनीब का पति हूँ। कभी थे। नौजवान रानी सैनीब ने तुमसे शादी की थी, तुम्हें राजकीय आराम और वैभव दिए, मगर अब रानी तुमसे ऊब गई है, इसलिए हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए तुम्हें ले जाया जा रहा है। तुम्हें ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम एक शाही मौत मर रहे हो। ऐसी मौत बहुत कम लोगों को नसीब होती है। कोलामसर की रानी सैनीब। मंत्री, अब तक कितने आदमी मुझसे शादी करके मर चुके हैं? महारानी, राजकीय आंकड़ों के अनुसार अब तक 24 आदमी ये श्रेय प्राप्त कर चुके हैं। अब मैं नई शादी करना चाहती हूँ। विश्व के प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम इस किताब में दर्ज हैं, आप जिसे चाहे चुन ले। इस पृष्ठ पर चाचा चौधरी और साबू के नाम दिए गए हैं, क्योंकि ये दोनों अक्सर इकट्ठे रहते हैं। चाचा चौधरी बुद्धिमानी के लिए और साबू ताकत के लिए मशहूर है। बोंग, उन दोनों को पकड़कर लाओ। देखने के बाद मैं चुनाव करूंगी कि किससे शादी की जाए। उधर, आहा, पता नहीं इस छोटी सी शीशी के अंदर क्या है। अरे साबू, उस शीशी को छोड़ दो। मेरे साइंसदान दोस्त प्रोफेसर जैक ने एक अद्भुत इत्र का आविष्कार किया है। इस शीशी में वो भरा है। ये गधा रोनी सूरत लिए घूम रहा है, क्योंकि आज इसके मालिक ढोलू कुम्हार ने डंडों से मारकर इसकी मरम्मत कर दी है। मैं इस उदास गधे को ये इत्र सुंघाता हूँ। इस इत्र की सुगंध नारी द्वारा हमारे मस्तिष्क के उस हिस्से को क्रियाशील कर देती है जिसका संबंध हंसने से है। जब तक ये सुगंध उसकी नाड़ी में बसी रहेगी, वो गधा हंसता रहेगा। चाचा चौधरी, हमारे टापू कोलामसर के ये फल खाइए, आपको स्वादिष्ट लगेंगे। इस फल का अजीब स्वाद है, जैसे पहले कभी ना चखा हो, पर है मजेदार। दोनों बेहोश हो गए हैं। दोनों को बांधकर कोलामसर ले चलो। हेलीकॉप्टर तेज नहीं उड़ सकता, क्योंकि लंबा आदमी काफी भारी है। रानी सैनीब शादी के लिए पता नहीं कैसे कैसे अजीब आदमियों को चुनती है। होश में आने पर दोनों में से ये छोटा आदमी तीक्ष्ण बुद्धि वाला और तजुर्बेकार लगता है। इस बार मैं इस आदमी से शादी करूंगी, क्योंकि ये अकल में दूसरों से श्रेष्ठ है। हमें धोखे से यहाँ लाया गया है, पर तुम्हें अपने भाग्य को सराहना चाहिए, क्योंकि तुम मेरे 25वें पति होने जा रहे हो। शादी के बाद तुम्हें वो सब शान शौकत मिलेगी जो एक राजा को मिलती है, और जब रानी का दिल उब जाएगा तो मुझे मार डाला जाएगा, जैसे खिलौने से दिल भर जाने के बाद बच्चा उसे तोड़ डालता है। ऐसी मौत पाने के लिए कई नौजवान ललायित रहते हैं। रानी सैनीब, शादी पर मेरी तरफ से इत्र का ये तोहफा कबूल करो। सचमुच तुम अक्लमंद हो। आहा, इस इत्र की भीनी भीनी सुगंध मेरे दिल और दिमाग पर छा गई है। और रानी उसे सूंघते ही हंसने लगती है। रानी साहिबा, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। उन्हें हंसने से फुर्सत मिलेगी तभी वो शादी करेगी ना। हमारी रानी लगातार हंसती जा रही है। इसने ना जाने उसे क्या जादू टोना कर दिया है। मारो इसे। मेढको, हटो। चाचा जी, वो हंसी की इत्र की शीशी तो उसी टापू पर रह गई। अच्छा है, अगर उसे घर ले आते तो डर था कहीं उसे तेरी चाची ना सूंघ ले। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू का फोटो। चाचा जी, साबू कहाँ है? मैंने उसका एक फोटो खींचना है। वो रहा साबू, जितनी जी चाहे फोटो खींच लो। साबू, जरा मुस्कुराओ, ये फोटो मैंने फोटो प्रतियोगिता में भेजना है। लो, तुम भी क्या याद रखोगे कि साबू का फोटो खींचा था कैमरे के लेंस में। अरे साबू का सिर्फ पांव फोकस आ रहा है। खोटूदास, साबू का फोटो लेना है तो कोई तरकीब लड़ानी पड़ेगी। ठीक है, मैं इस टीले पर खड़ा होकर खींचता हूँ। हैं, अब उसका सिर्फ चेहरा दिखाई दे रहा है। मुझे तो पूरा पोज लेना है। जरा पीछे हटकर कैमरा फोकस करता हूँ, और तभी वो पीछे हटते ही गिर पड़ता है। बचाओ। खोटूदास, ये तरीका भी कारगर नहीं हुआ। मैं मैदान से जरा दूर हटकर ही फोकस लेता हूँ। हाँ, अब साबू करीब करीब सारा दिख रहा है, बस पैर फोकस से बाहर है। जरा और पीछे हटूं तो पैर भी फोटो में आ जाएगा, और पीछे हटते ही ओ खोटूदास, तू तो साबू का फोटो लेने से रहा, मैं ही तेरा ले लेता हूँ। हाँ, स्माइल प्लीज। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू का है। भाई मुरली, आज अपनी किस्मत डूबी हुई है। कोई मछली भी कांटे में नहीं फंसी। 4 दिन हो गए खाना खाए हुए। खाने के लिए पैसे तो है नहीं। मैंने सोचा था मछली पकड़कर ही खा लेंगे, मगर वो भी हाथ नहीं लगी। खोटे, वो देख पानी में एक है। इतना बड़ा है
किसी आम आदमी का नहीं हो सकता, ये साबू का लगता है। अपने को क्या, किसी का भी हो, ये हेड हम नत्थु कबाड़ी को बेच देंगे, रोटी खाने के पैसे आ जाएंगे। ठीक है, मैं अभी उसे कांटे से पकड़ता हूँ। लो, अरे मुरली, ये तो खींच ही नहीं रहा, जरा तू भी दम लगा, खींचो। और खींचते ही आ गया। अरे बाप रे, साबू भागो। मुरली ठहरो, कहाँ भागते हो? तुमने सुना नहीं? गलती हो गई चाचा जी, हम 4 दिन के भूखे थे, हमने सोचा हेड से कुछ पैसे वसूल हो जाएंगे। अरे ये हेड मेरे सिर में फंस गया था, इसलिए इसे पहने मैं नहाने चला गया। तुमने इसे मेरे सिर से निकाल कर बहुत अच्छा किया। खोटे मुरली, आज तुम हमारे साथ खाना खाओगे। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है स्कूटर की सैर। एक दिन साबू, चाचा चौधरी और टींगू मास्टर स्कूटर पर सैर करने निकले। ऐसा खेल पहले कभी नहीं देखा। सुना है कि स्कूटर फैक्ट्री ने इसमें स्पेशल पुर्जे लगाए हैं। साबू, हम कितनी रफ्तार से जा रहे हैं? 150 किलोमीटर की। कई किलोमीटर दूर। तुम यहाँ क्यों खड़े हो तमाशा देखने? जिस फैक्ट्री में साबू को स्कूटर दिया है, मैं उसका मैकेनिक हूँ। मैंने उसके स्कूटर में ब्रेक नहीं लगाई, वो स्कूटर और तेज रफ्तार से आएगा और इस खाई में गिर जाएगा। वाह, ढलान पर तो रफ्तार और तेज हो गई। अरे साबू, स्कूटर रोको। कैसे? ब्रेक तो काम ही नहीं कर रही है। अब क्या होगा? साबू, इंजन बंद कर दो। कर दिया है, पर स्कूटर तेज गति में है, रुकते रुकते भी वो 5-6 किलोमीटर तो चला ही जाएगा। और तब तक स्कूटर सबको लिए खाई में गिर चुका होगा। साबू, आगे गहरी खाई है, स्कूटर मोड़ो। कैसे मोड़ूं? हैंडल जाम हो गया है। तो फिर एक ही चारा रह गया है, कूदो। जय बजरंग बली। और सभी कूद जाते हैं। हाय, मर गया, बचाओ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है स्मगलर। एक दिन चाचा चौधरी जंगल में वृक्ष काट रहा था। अगर साबू यहाँ होता तो ये काम और आसान हो जाता। तभी, अरे ये आवाज कैसी? लगता है कोई ट्रक इधर आ रहा है। स्मगलरों का एक ट्रक आकर रुकता है। अरे चंपू, देखा मैंने पुलिस को कैसे चकमा दिया और ट्रक को माल समेत बचाकर यहाँ ले आया। अरे ये तो स्मगलर लगते हैं, छुप कर देखना चाहिए कि ये आगे क्या करते हैं। लेकिन रंपू, पुलिस यहाँ भी तो आ सकती है। तेरा कहना ठीक है चंपू, लेकिन हम इस ट्रक को घास फूस से नीचे छुपा देंगे। जब रात होगी तो उसे निकालकर गोदाम में पहुंचा देंगे। वाह, क्या तरकीब लड़ाई है। अब देर मत कर और फावड़े लेकर घास फूस इकट्ठा करना शुरू कर दे। अरे रंपू, कहीं कोई हमें देख तो नहीं रहा? अरे इस उजाड़ जंगल में कौन आएगा? आओ अब चलें। वाह, अब कोई नहीं जान सकता कि इस घास फूस के नीचे लाखों रुपए का स्मगल माल दबा है। उसके जाने के बाद चाचा चौधरी बाहर आता है। इन स्मगलरों को मजा चखाना चाहिए, लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, किसी साथी को लाना चाहिए। अरे साबू, तू यहाँ बेकार बैठा बैठा क्या कर रहा है? चल मेरे साथ चल। अच्छा चाचा जी, चलो इस घास फूस को हटाओ, फिर जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा करो। रात होती है। अरे चंपू, हमारा घास फूस का ढेर वैसा का वैसा है, चलो जल्दी से इसे हटाओ और अपना ट्रक निकालो। और घास फूस हटते ही, अरे हमारा ट्रक! जय बजरंग बली। अरे बाप रे, भागो। अब नहीं भाग सकते, लेकिन हमारा ट्रक कहाँ गया? वो कहीं नहीं गया, यही खड़ा है। अब उसे पुलिस स्टेशन ले जाना है। इसी के साथ चाचा चौधरी की ये डाइजेस्ट 3 यहीं खत्म होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।